जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोगों को एक नई डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और इस डायनेस्टी का नाम है लोदी डायनेस्टी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लोदी वंश के बारे में और आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और लोदी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके का विस्तार इन्होंने किया और कैसे इनके यहाँ पे काफी सारा एरिया भी, अगर आप देखेंगे, अगर हम मैप वगैरह भी देख लें तो काफी सारा एरिया इन्होंने भी कवर किया था। और जहां तक टाइम पीरियड की बात है, अगर आप चेक करेंगे तो 1451 से लेके 1526 तक जो है इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद पानीपत की जो है लड़ाई भी हुई है, आपको याद होगा, लास्ट रूलर के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका मैप देख लेते हैं कि एरिया कौन कौन सा कवर किया है। मैप से जहां तक आप एरिया देखेंगे तो आपको मुल्तान का थोड़ा सा एरिया यहाँ पे दिखेगा, पानीपत ये एरिया दिख रहा है, दिल्ली, फिर ग्वालियर, फिर आप देखिएगा हाजीपुर, घोर जो है, और उसके बाद रजसगम, सहारनपुर, ये सारे एड ऑन एरियाज हैं जहां पे इन्होंने रूल किया, एक्सपैंड भी हुआ। तो क्या थे इनकी खूबी, क्या थी, कौन कौन से रूलर आए, किस तरीके के रूलर थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले हम लोदी डायनेस्टी को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट इनका कंप्लीट करेंगे। यानी आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लोदी वंश। लोदी वंश, जी हाँ। और लोदी वंश की सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, दैट फाउंडर जो इनके थे, हु वाज द फाउंडर, फाउंडर इनके जो थे उनका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, याद रखिएगा, इनका नाम बहलोल लोदी था। और इन्होंने ही इसकी जो है, हम इसको कह सकते हैं, स्थापित किया था, संस्थापक थे। तो आप उस समय बहलोल लोदी को याद करेंगे। और रूल भी देखिएगा, कम से कम 75 साल, 75 ईयर्स का रूल है। तो काफी बड़ा रूल किया गया है और काफी समय तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला, दिल्ली को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी 75 रूल दिल्ली को किया है। तो लोधी वंश काफी बड़ा रहा इस डायनेस्टी में। अगर आप देखेंगे इस डायनेस्टी का जो नाम है, अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, इस डायनेस्टी का जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। derives its name, इनका नाम जो आया है, इट्स नेम फ्रॉम, अफगान से लिया गया है। अफगान का एक कबीला था, जी हाँ, अफगान ट्राइब से जो है इनका नाम लिया गया। ये अफगानी थे और जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो तुर्किश थे और इसको कहा जाता है एज लोदी, और वहीं से इनका जो है नाम पड़ गया। तो आप याद रखिएगा ये अफगान रूलर हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तुर्किश रूलर थे। तो इनका नाम जो है अफगान रूलर से आपको याद रखना पड़ा। हो सकता है यूपीएससी प्री में आपको पूछे, तो आप इनका नाम के हिसाब से ये याद रखेंगे कि ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जो इनका नाम है, नाम अफगान ट्राइब से निकला है, प्लीज ये याद रखिएगा। तो कल आपको प्री के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्री आपको पूछा जाएगा कि अगर हम 4 डायनेस्टीज की बात करते हैं, अब 4 डायनेस्टीज हमारे पास कौन कौन सी है। पहली डायनेस्टी की मैं जब बात कर रहा हूं तो पहली हमारे पास है स्लेव डायनेस्टी। अब इनकी बात भी करेंगे तो ये भी तुर्किश है। दूसरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो खिलजी है, ये भी आपके तुर्किश ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी,
कहीं ना कहीं वो भी इसी वंश से। तो ये जो लोदी डायनेस्टी है, तुगलक के बाद जो है सैयद डायनेस्टी आई, उतना समय रह नहीं पाए, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। और ये डायनेस्टी जो है ये बिल्कुल अलग है, इसको हम लोदी वंश कहते हैं क्योंकि ये अफगान से थी। ठीक है, तो अफगान का रूल भी हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है, तो आप नाम याद रखेंगे, बलोल लोदी ने जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था। अब सबसे पहले याद रखिएगा कि एक एक पॉइंट करके चलिएगा आप। यहाँ पे हमारे लिए प्री के लिए मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, बिलोल लोदी जो है वो खुद ही हिंदुस्तान आ गए, ऐसे तो हुआ नहीं होगा, कुछ किया होगा, या इससे पहले भी उनका कोई ये रूल किया है, या फिर ऐसी अचानक से ये एक नया रूलर आ गया और अचानक से हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया। तो आप याद रखिएगा, बहलोल के जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि इनके जो ग्रैंडफादर दादाजी थे, उनका नाम था मलिक बहरम खान, या बहरम लोदी बोले आप। तो मलिक बहरम लोदी जो थे, वो असल में उस समय जो है वो उस समय रूल किया करते थे, याद रखिएगा, उस समय रूल करते थे पश्तून फ्रॉम मुल्तान। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद ही आ गए, इनके पहले भी इनका रूल जो है वो बहुत ज्यादा चला करता था। और अगर मैं बहलोल लोदी की बात कर लेता हूं, तो अगर आप याद रखिएगा कि बहलोल जो था, क्योंकि यहाँ पे बहलोल लोदी को ही हम लोगों ने पढ़ना है। बहलोल लोदी जो था, अब इसका नाम यूएल में भी डाला जाता है, BHUL, तो आप बहलोल भी लिख सकते हैं, बहलोल भी लिख सकते हैं। बहलोल लोदी जो थे वॉज इन्वॉल्वड, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्वड इन द ट्रेडिंग ऑफ हॉर्स, ये घोड़ों का व्यापार करता था, घोड़ों का व्यापार। तो घोड़ों के व्यापार से इन्होंने अपनी सल्तनत, हो सकता है यूपीएससी प्री में आपको पूछे कि ऐसी कौन सी सल्तनत है जिन्होंने घोड़ों के व्यापार से हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है। तो उस समय आप याद रखिएगा, यानी कि ये कौन थे, तो आप उस समय कह सकते हैं कि ये बहलोल लोदी के बारे में है। तो हम यहां कह सकते हैं व्यापारिक थे। और कौन सा व्यापार करते थे भाई? घोड़े का व्यापार करते थे। यहां से पता चलता है कि बहलोल लोदी का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार से है। अब यहां पे प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप याद रखिएगा व्यापारिक, घोड़े वगैरह जो है उनका व्यापार किया करते थे। अब याद करिएगा कि जब इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, तो ये जो है पहली बार, अभी मैं हिंदुस्तान के ऊपर नहीं आया, दिल्ली सल्तनत, ये पहली बार ही बिकेम गवर्नर बना था ये। अब देखिएगा, ही बिकेम गवर्नर ऑफ, अब यहां से मैं दिखा रहा हूं कि ही बिकेम ए गवर्नर ऑफ, होप ये काम करे, बिकेम ए गवर्नर ऑफ श्री हिंद। फिर प्लस ये लाहौर के भी जो है गवर्नर बने। अब इसका मतलब है कि पहले से ही हम लोगों का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, लेकिन पहले से ही इनके अंदर एक व्यापारी या एक संस्थापक की जो वो क्वालिटी थी, वो लोधी डायनेस्टी में पहले से ही थी। 1440, अब देखिए यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1443 को
बहलोल ने अटैक कर दिया था दिल्ली को, बट नॉट सक्सेडेड, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पहले से ही ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने दिल्ली के ऊपर, यानी कि दिल्ली पर हमला किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बहलोल जो है, अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, फिर से दोबारा 19 अप्रैल को 1451 में, हमने क्योंकि डेट भी यही दी है, adopted the title of इसने एक अपने आप को टाइटल ही दे दिया था। उस टाइटल का नाम था टाइटल ऑफ शाह बहलोल शाह लोधी। ये क्लियर कर दिया था कि आपसे यहां पे बहलोल लोधी है। अब देखिएगा क्यों, क्योंकि यहां आलम शाह जो सैयद डायनेस्टी के थे, उनको इन्होंने फिनिश कर दिया। याद करिए, सैयद डायनेस्टी का मैंने कल बताया था, लेकिन वो लड़ने से पहले ही अपना जो है राजधानी बदल के चले गए थे, और फिर उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था। तो ये पहली ऐसी सल्तनत थी जो बिना लड़ाई किए हुई भारत इनको मिल गया, और दिल्ली पे इन्होंने अपनी सल्तनत शुरू कर दी। और आपको याद रखना पड़ेगा, 19 अप्रैल 1451 में जो है दिल्ली पे जो है लोधी वंश का जो है पूरी तरीके से कब्जा हो गया, और वहां से एक नए युग की शुरुआत हुई। सबसे पहले बहलोल लोधी के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉरेजियस थे, एक पॉइंट बोला जाता है। दूसरा कहा जाता है कि वो एक बहुत ही ग्रेट डिप्लोमैट थे। जी हाँ। तीसरी चीज उनके बारे में ये कहा जाती है कि उनके अंदर एक ये तो कॉरेजियस सोल्जर भी रहे, सोल्जर टाइप के थे। तीसरी चीज उनके बारे में है कि बड़ा ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और रेस्पेक्टफुल बहुत थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। मतलब उनका जो तो तरीका था, अपने जो उस समय वंश चलाते थे या उनके साथ जो भी काम कर्मचारी वगैरह थे उनके साथ उनकी, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि वो बहुत ही साहसी सैनिक थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो महान महान राजनायक थे। ठीक है, बहुत अच्छा ग्रेट डिप्लोमेट होता है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात बहुत ही सहयोगी थे वो, बहुत सहयोग करते थे अपने जितने भी कर्मचारी वगैरह, उनके साथ उनका जो है सहयोग बहुत अच्छा चलता था। और प्लस मेन इंपॉर्टेंट चीज जो थी उनके अंदर, वो था कि उनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। जी हाँ, आत्मविश्वास की कमी हमें देखने को नहीं मिली। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देते थे। और सम्मान की तो बात ही नहीं है कि उनके समय में जो है सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था, वो अपने जितने भी दोस्त वगैरह होते थे उनको सम्मान देते थे। तो जब हम इनकी
एक हम ये कह सकते हैं साहसी सैनिक थे, महान राज नायक थे, बहुत ही सहयोग करते थे, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, सम्मान बहुत ज्यादा करते थे. He was a great soldier. He was a great diplomat. He has a great quality of confidence, taking everybody into his own way, and the kind of respect he was giving to his own leaders and the nobles who were working under him. It was excellent, and that's why Bilal Lodi has created a great history, and everybody was like now very much enthusiastic and having a great energy to work for him. So later on it became very no the entire system was changed due to because of some the weak ruler came after the Behlol Lodi. लेकिन यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था. अगली चीज जो इसकी एक बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से कहा जाता है कि इन्होंने जागीर, जी हाँ, हिंदी में भी इसको जागीर बोला जाएगा, जागीर एंड हाई जो उस समय ऑफिसेस थे नॉबल्स को दिए जाते थे, जो उनके वगैरह काम करते थे, उनको बहुत ही जागीर दी जाती थी कि आपको ये जमीन है, ये वगैरह ऑफिस वगैरह. तो वो उच्च कार्य हम ये कह सकते हैं कि जो ज्यादातर जो उच्च कार्यालय थे, जी हाँ, उच्च कार्यालय वो ज्यादातर किनको दिए जाते थे, जो नोबल वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं को सब कुछ दिया जाता था. और जागीर, जागीर अब याद रखिएगा, ताकि वो लोग बिल्कुल उनके साथ साथ रहें, क्योंकि उनको पता था कि अगर यही लोग मेरे खिलाफ हो गए, तो इससे पता चलता है कि वो बंदा हर किसी को जो है एक ही ट्रीटेड देम एज अ फ्रेंड. अपने जितने भी सलाहकार वगैरह, सेम देम एज अ फ्रेंड. अपने सब लोगों को जो जिनसे वो काम करवाता था, उनको दोस्त बना के उसने रखा था. जी हाँ, दोस्त बना के रखा था. तो यही वजह था कि उसकी बहुत ज्यादा वो मदद भी करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बड़ा डिप्लोमेट था, अपने लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ था कि कोई भाग ना जाए वगैरह, जो हमें दूसरों में देखने को नहीं मिला. उसके बाद इसकी शुरू होती है एक्सपेंशन. जी हाँ, एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिएगा ये एक्सपेंशन कैसे करेगा. एक्सपेंशन हम कहते हैं कि विस्तार को. अब देखिएगा कि ये विस्तार किस तरीके से करेंगे. अब देखिएगा विस्तारित ये पूरे एरिया में किस तरीके से फैल जाएंगे. तो हम इनका विस्तार अगर देखें 1479 में, ये डेट्स में लिख रहा हूं, इन्होंने एक डायनेस्टी को खत्म कर दिया था, पूरा फिनिश ही कर दिया था. उस डायनेस्टी का नाम था शार्की डायनेस्टी. उनको खत्म किया, उनकी सारी सल्तनत जो है वो अपने अंडर ले ली. एक बात ये याद रखिएगा. और ये एरिया जो था, ये जो एरिया इन्होंने अंडर किया था, ये था जौनापुर, जो अभी हमने इसमें देखा, याद रखिएगा. दूसरा ये इन्होंने और कौन कौन से एरियाज अपने अंडर किए, जैसे ग्वालियर को इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, और फिर उसके बाद यूपी को इन्होंने अंडर कर लिया था. तो कहीं ना कहीं हम लग रहा है कि बहुत सारा विस्तार भी किया है, एक जगह नहीं रहे. तो इनकी एक पॉलिसी भी थी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंडर लाया जाए और शासन ज्यादा किया जाए. अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा एक चीज बहुत इनकी अच्छी रही, ये यहाँ मैं प्री के लिए इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. एरिया कौन कौन से एरिया पे ये रूल कर रहे थे, तो ठीक है. यहाँ पे एक और चीज इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है, किंगशिप के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिली. अब ये अगर शासन करवाते थे, यानी कि विस्तार तो होता था, लेकिन शासन कौन करता था. अगर हम देखेंगे तो जब मैं तुर्कों की बात करता हूं, तो तुर्क क्या करते थे, वो अपने ही रिश्तेदारों को मतलब जो उनके रिश्तेदार होते थे उन्हीं को काम करवाते थे. इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने क्या काम किया कि जो अच्छा काम करेगा उसको भी हम काम करवाएंगे, भले ही वो हमारे डायनेस्टी से हो या ना हो. अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको भी हम, तो उसको हम किंगशिप बोलते हैं, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं शासन. जो इन्होंने शासन करवाया, वो कहीं ना कहीं ये देख रहा था कि हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है, जो कैपेबल होगा वही काम करेगा. तो पहली चीज हमें ये यहाँ पे इनके बारे में एक चीज पता चली कि ये सबको बहुत ही इक्वली ट्रीटमेंट करते थे. बहलोल लोधी की एक बात थी कि इक्वल ट्रीटमेंट, सबको इज्जत देना, ये करना, इक्वल ट्रीटमेंट सब.
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये बराबर का बराबर उपचार देते थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे और सब बेहतर थी। दूसरी बात, जिसको भी चुना जाता था, कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्शन हुआ करते थे, इलेक्शन ऑफ सुल्तान, कि भाई बताएं जी कौन किसको चुनेंगे, कौन अब जो है टैक्स ऑफिसर बनेगा, कौन ये काम करेगा, कौन निर्माण का काम करेगा, कौन डिप्लोमेट बनेगा, तो अलग अलग काम। तो यहाँ पे हम जरा देख सकते हैं कि चुनाव किया जाता था सुल्तान के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, सुल्तान के लिए चुनाव होना, तो ये तो लोकतंत्र बन गया, और इससे पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि आगरा जो है, आगरा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगरा वाज फाउंडेड, इन्होंने ही बनाया था, याद रखिएगा, फाउंडेड बाय हिम। जी हाँ, आगरा को इन्होंने ही बनाया। और ये कब हुआ था? ये 1503 में, डेट याद रखिएगा, 1503 में, जिसको सिटी ऑफ आगरा कहा जाता है, हम इसको इससे सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। ही कमीशन द बिल्डिंग, बनाई वहां पे प्रेजेंट डे, जिसको सिटी ऑफ आगरा कहा जाता है। इन आगरा वाज फाउंडेड बाय हिम। इसको आप हिंदी में अगर लिख लेंगे तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? हिंदी में लिखेंगे बहलोल लोदी के द्वारा। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे याद रखिएगा, इनके द्वारा आगरा, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा, आगरा की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये प्री के लिए फिर से इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ पे हम पे प्री का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चुनाव होते थे, बराबर उपचार होता था, इन्होंने सिटीज बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे अभी और कुछ चाहिए, क्योंकि हर देखें, भूख जो होती है वो कभी मिटती नहीं है। तो इन्होंने अपने इस पूरे कार्यकाल को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ज्यादातर क्या किया भाई? कनकर्ड करना शुरू कर दिया, जिसको कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हैं, कनकर्ड करना शुरू कर दिया। बोला कि मुझे और एरिया चाहिए, और मैं थोड़ा सा, तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं विजय प्राप्ति। विजय प्राप्त की, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त की, उपलब्धियां भी हासिल हुई। जैसे कि हम लोग इनके एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं? ही कनकर्ड, इन्होंने क्या क्या कनकर्ड किया, देखिएगा, ही कनकर्ड, जैसे कि एक आप लिख लेंगे धौलपुर, ठीक है, उसके बाद आपका बिहार, ठीक है, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद आपका राजस्थान। बहुत एरिया देखिए कितना किया है। फिर पंजाब से लेके बंगाल, और सतलुज से लेके बुंदेलखंड, इतना एरिया इन्होंने कवर करके रखा हुआ था। सो इससे पता चलता है कि भाई बंदे के पास काफी सारा विस्तार जो किया गया, कनकर्ड किया गया, इसने काफी सारा एरिया अपने अंडर करके रखा था, एरिया बहुत ज्यादा था। तो एरिया बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये विस्तार करने के बाद तो इसको बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक समाप्ति भी होती है, फिर इनकी सल्तनत खत्म होती है, और इनकी जगह एक नए उभरते हुए एक सितारे फिर से बने, और उनका नाम था, जो नया इसमें रूलर आया, उनका नाम था सिकंदर। सिकंदर, जी हाँ, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा, लोदी। और ये सेकंड है, ठीक है, सिकंदर लोदी सेकंड, मतलब इनके पुत्र ही थे। और कहा जाता है कि बहुत ही
सिकंदर लोदी जो थे वो ग्रेटेस्ट थे, बहुत ही बड़े माने घराने थे, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रूलर माने गए हैं वो इस सल्तनत के। तो यानी कि काफी अच्छा इनका भी कार्यकाल रहा सिकंदर लोदी का। तो हिंदी में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आप सफलता पूर्वक जो है इन्होंने ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान सिकंदर लोदी थे। जी हाँ, बहुत ही सफलताएं इनको भी हाथ लगी और इन्होंने वैसे ही रूल किया जैसे इनके अपने जो पिता जो थे उन्होंने किया, लेकिन उतना हम ये नहीं कह सकते कि उनकी तरह ये बन पाए या नहीं बन पाए। तो इनके पॉइंट में पॉइंट हम लिख सकते हैं, कागज की कमी के कारण थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये सेकंड सन थे, दूसरे सन थे अपने सन ऑफ सुल्तान सुल्तान किसके, बहलोल लोदी के। याद रखिएगा दूसरे वंश थे उनके, तो पहले तो नहीं बन पाए लेकिन दूसरे बन पाए थे, बहलोल लोदी। तो इसको हिंदी में हम कर सकते हैं, इनको लिखेंगे, ये सेकंड सन थे। और उसके बाद आप देखिएगा इनके टाइम पे एक्सपैंडेड, इन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड एक्सपैंडेड टेरिटरी, इन्होंने बहुत सारा विस्तार किया। टेरिटरी टेरिटरी फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम ग्वालियर से, ग्वालियर ग्वालियर एंड बिहार। तो इन्होंने भी काफी सारा एरिया जो है अपने टेरिटरी के अंदर किया। और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और काफी सारा विस्तार इनके समय भी देखने को मिला, ठीक है। मतलब जो टेरिटरी इनके पास थी उसको और विस्तार भी करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा उसको समझिएगा। जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूसेड, जो किसी और ने नहीं किया, ही इंट्रोड्यूसेड द स्पाइस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मैं यहां पे इसको रेड में डाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, प्री के लिए आप याद रखिएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड स्पाइस सिस्टम, इसको कहा जाता है कि हम अगर ऐसा ले ले तो इसको कहा जाता है जासूसी, जासूसी प्रणाली शुरू की, ठीक है। तो इन्होंने एक जासूस आर्मी बनाई, और ये आर्मी इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों पे नजर रखी जाए कि मेरे खिलाफ तो कोई नहीं है, क्या हमारे ऊपर अटैक तो होने वाला नहीं है, या कोई मारने के लिए तो नहीं हमारे पास ऊपर आ रहा है। तो काफी सारा विस्तार करने के साथ देखें, जब एक राजा इतना विस्तार कर रहा होता है तो फिर उसको डर भी रहता है कि कोई आके हमें लूट तो नहीं जाएगा। तो इन्होंने एक अच्छा खासा एक स्पाइस सिस्टम बना दिया। और आज भी अगर आप देखिएगा तो हमारे पास जासूस जैसे सीआईडी होगी, आईबी होगी, ऐसे लोग रहते हैं। और इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, एक और चीज जो अगली इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज की थी, ये आप याद रखिएगा, ही एबॉलिशड, ही एबॉलिशड, इन्होंने एबॉलिश कर दिया था, ही एबॉलिशड ड्यूटी ऑन, ड्यूटी ऑन ग्रेन। जी हाँ, इन्होंने जो उस समय कर लगता था खाने पीने के पदार्थ पे, वो कम कर दिया था। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अनाज के ऊपर, अनाज के, अनाज पर समर्पत, ठीक है, कर दिया गया था।
यानी अनाज पर समत कर दिया गया था, यानी कि कर जो है अब वो देने की जरूरत नहीं थी। अब कर को जो है वो खत्म कर दिया गया था। आपको अब पहले क्या होता था, जितना माल ले रहे हैं उसका कितना अनाज आया, उसके ऊपर फिर अनाज को, तो उन्होंने अनाज पर ही जो है सारा, हाँ अनाज पर जो है कर जो है वो समाप्त कर दिया था। इसको इसमें लिख दिया, समाप्त कर दिया था। अनाज पर जो है कर समाप्त कर दिया गया था। और ये करने का कारण ये था कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर हम उनके ऊपर कर नहीं लगाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे भाई, इससे हमारी एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर करेंगे भाई तो कृषि से होने वाले फायदों का असर भी देखने को मिला। जी हाँ, कृषि करने के लिए इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा कृषि की जाए ताकि लोग जो है आ, किसी तरीके से जो है अपना खाना पीना कर लें बहुत ज्यादा। अगली चीज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस ही एबॉलिश इट, ये एबॉलिश इट, एक और चीज एबॉलिश की, ऑल इंटरनल इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज, यानी कि जितना भी हमारे जैसे गांव से गांव काम किया जाता था, शहर से नगर के लिए माल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, सारा कुछ कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि भाई तुम फ्री होके काम करो ना, माल लाने के टाइम कुछ पैसा जैसे टोल प्लाजा देना पड़ता है, ये प्लाजा बोला ये मुझे नहीं चाहिए, आप ये काम करो, आप सिर्फ काम करो और जितना आप काम कर पाओगे करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इनके टाइम पे भी जो है बहुत ज्यादा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, ही इनकरेजेड, अगर मैं इनकरेजेड इनकरेजेड देखिएगा, ये बात याद करिए, इंपॉर्टेंट है, इनकरेजेड एजुकेशन अमॉन्ग चिल्ड्रंस। देखिएगा, चिल्ड्रंस को पढ़ाने की बात की गई है, चिल्ड्रंस, मगर कौन से चिल्ड्रंस? ऑफ अफगान नॉबल्स, जो भी अफगान नॉबल्स के लोग होते थे, उनके जो बच्चे यानी कि ऑफिसर वगैरह, उनके बच्चों को पढ़ाने की बात की गई, यानी शिक्षा के ऊपर जो है वो काम किया गया। यानी इसको हम इनकरेज करने को क्या बोलते हैं? प्रोत्साह, यानी अच्छा प्रोत्साहित, देखिएगा, प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित होता है मतलब इनकरेज करना। ग्रेट। तो इन्होंने जो है बहुत सारे बच्चों को इनकरेज किया, या दैट ही इनकरेजेड एवरीबॉडी दैट यू मस्ट गो फॉर द एजुकेशन, दैट मोस्टली फॉर द अफगान नॉबल्स। एट दैट टाइम देयर वाज the rule was under the Afghan, so he thought maybe that it will help to create a discipline among them children. So उन्होंने इसको encourage करना यानी कि प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किसने किया? प्रोत्साहित किया शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन करने वालों के लिए जो था वो नॉबल्स के लिए किया गया, ये याद रखिएगा। अब यहां पे ये प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किन के लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्होंने ज्यादातर ही मेड मस्जिद, जिनको मॉस्क कहा जाता है, ही मेड मस्जिद अगर आप लिखें, एज ए सेंटर, एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी जहां जहां पे एजुकेशन होगी भाई मस्जिद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद से वो लोग पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उनके अंदर जो है वो सारी चीजें जो है आ जाएंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने रिलीजन को बहुत ज्यादा एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है। और अगली चीज अब यहां पे याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट एक और बन जाएगी, कि 1516 में he made a plan to capture Gwalior, but he failed due to his इलनेस, बीमार होने के कारण वो ये नहीं कर पाया, और उनकी मृत्यु जो है 1517 को उनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, 1517 को उनकी डेथ हो जाती है, और इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा लीडर जो है सिकंदर लोदी की समाप्ति हो जाती है।
धर्म को लेके अगर हम बात करें, उनका रिलीजन पर्सपेक्टिव क्या था, रिलीजन के ऊपर वो क्या कहते थे, ये भी याद रखिएगा। रिलीजन के ऊपर उनका ये मानना था, यानी कि धर्म को लेके वो थोड़ा सा धार्मिक थे, लेकिन उनके मुताबिक जो था, डिड नॉट बिलीव इन ऑल रिलीजन, वो बिलीव नहीं करते थे हर रिलीजन पे। he did not believe in all religion, so हम ये कह सकते हैं कि उनके समय में ज्यादातर जो है वो धर्म निरपेक्ष नहीं थे, और उन्होंने ज्यादातर जो है धर्म की बात भी नहीं की, वो ज्यादातर जो है इन चीजों में रहे, तो धर्म निरपेक्ष नहीं थे। अब अगला जो रूलर आता है वो कुछ खास नहीं है, देखिएगा। ओहो, तो खत्म हो गया। अगला रूलर जो है, अगले रूलर का नाम है इब्राहिम लोदी। वैसे इब्राहिम लोदी का कोई इतना ज्यादा नाम नहीं रहा, और इन्होंने, इनकी वजह से ये लास्ट रूलर है। इब्राहिम लोदी का समय जो है वो 1517 में स्टार्ट होता है और 1526 में खत्म हो जाएगा। तो समझिएगा, पानीपत की लड़ाई से इनका खत्म हो जाता है। ये सबसे लास्ट रूलर थे, इनकी ये पहली चीज, लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी, सबसे आखिर में आए, और इनके समय में इनका कोई उतना खास अच्छा नहीं रहा। इनको हम लिखते हैं अंतिम, ये जो थे अंतिम शासक थे, यानी कि अंतिम शासक के बाद इनके बाद कोई आया ही नहीं। और इब्राहिम लोदी के बारे में अगर हम बात करें, तो इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी वॉज इम्पोलाइट, बहुत र्यूड थे, लोगों के साथ अच्छे से बात बिल्कुल भी नहीं करते थे, इम्पोलाइट थे। तो इसको, इम्पोलाइट को हिंदी में कहते हैं असभ्य, हसबे, ठीक है, थोड़ा सा बात ना करने का ढंग जो है। और सेकंड चीज बोलते हैं कि यार ही फेल टू अंडरस्टैंड द नॉवेल्स, उसने उनकी नॉवल के सही फेल टू अंडरस्टैंड द नॉवल, जो दोस्ती उस समय सिकंदर लोदी ने दोस्त उनके साथ रखी थी, ये नहीं कर पाया। और ये नहीं कर पाया, उसका कारण मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद इसकी नहीं बनती थी उनके साथ, और शायद यही एक कारण रहा कि उसने जो है, मैं एक पेज इसको ऐड करता हूँ, प्लीज वेट, ऐड तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। तो इसको जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया नोबल के साथ, बड़ा इसका व्यवहार जो है वो बड़ा खराब रहा। तो अगली चीज आप याद करिएगा, इब्राहिम लोदी के ही बारे में मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तो आप लिखिएगा कि इन्होंने जो है एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको ड्यूअलिटी कहा जाता है। यानी ड्यूअलिटी कहा जाता है दोहरी, दोहरी, दोहरे साम्राज्य। यानी कि इन्होंने एक साइड अपने भाई को और एक साइड अपने आप को, ड्यूअल मोनार्क भी कहा जाएगा, तो आप समझ जाइएगा, ड्यूअल मोनार्क, मोनार्की इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो है, ये वाला एरिया प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एक साइड से जो है, इन्होंने अपने भाई का नाम भी अगर आप याद रखेंगे, उनका नाम था जलाल, जलाल खान। तो इनको जो है, जलाल खान को बोला गया कि तुम जो है जानपुर की रक्षा करो, मैं यहाँ करता हूँ। और इसके बाद जो है डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट ये हो जाता है कि इसी के लोग जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि यार ये बंदा खराब है। और फिर दौलत खान जो था, जी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख रहा हूं, दौलत खान जो है वो बुला के लाते हैं। दौलत खान ने वेलकम जो है वो किसका करते हैं, बाबर का। जी, अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ पे, एक मिनट में इसको ऐड ही कर लेता हूँ बिकॉज दैट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने पेज ऐड कर दिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इब्राहिम लोदी का यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि यार यहाँ पे इसने ना ड्यूलिटी लेके आ गया। ड्यूलिटी लेने का मतलब होता है कि दोहरी,
जो है इसने यहाँ पे साम्राज्य बनाने का सोचा, और साम्राज्य जो है वो बना के इसने यहाँ पे एक नया तरीका ले आया, और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे दो लोग रूल करेंगे, देखिएगा, एक तो आपने आप इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और प्लस इन्होंने अपने भाई को इसमें जोड़ दिया जिनका नाम जो था वो जलाल खान था। ठीक है, अब ये दोनों जो है रूलर, और इसमें इन्होंने इनको कौन सा एरिया दिया था, वो था जहानपुर। सो ये वाला एरिया देने के बाद कुछ डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट अमॉन्ग नॉबल्स, कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, एक साइड तुम हो, दूसरे साइड एक ही वंश में दो दो राजा आ गए, हम किसकी बात माने। तो नॉबल्स के साथ इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई जो है इसका फायदा जो है वो दौलत खान जो है, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है, और दौलत खान के पास एक ही वे रहता है, उन्होंने ही वेलकम, उन्होंने बुला के लाया बाबर को। जी हाँ, बाबर टू अटैक, किसको अटैक करो भाई तुम, इब्राहिम लोदी, टू अटैक इब्राहिम लोदी। अब देखिएगा कि इब्राहिम लोदी के ऊपर जो अटैक होगा, और उसके बाद ये उम्मीद ये होती है कि दौलत खान को ये लगता है कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, और यहां से जो युद्ध छिड़ता है उस युद्ध को हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। जी हाँ, बैटल ऑफ पानीपत। और ये बैटल ऑफ पानीपत जो है इसको हम लिखेंगे पानीपत की लड़ाई। जी, और ये आपको याद होगा ये किस किस के खिलाफ लड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब ये वर्सेस चलेगा ना, हमें ये भी देखना पड़ेगा ये किस किस के खिलाफ हुई। एक साइड से आप देखिएगा कि एक साइड से है इब्राहिम लोदी वर्सेस, फर्स्ट यहां पे है बाबर, सेकंड ये लड़ेंगे दौलत खान के साथ, थर्ड अब इसने राजा राजा संगा, ठीक है, चौथे यहां पे है मोहम्मद लोदी, इनका रिश्तेदार ही था मोहम्मद लोदी, ये भी इनके खिलाफ हो जाएगा। सो इनके साथ भी लड़ना है, इसके साथ भी लड़ना है, इसके साथ भी लड़ना है। तो यहां से पानीपत की शुरुआत हुई, और इसके बाद जो है ये यहां से इनका पतन हो जाता है, क्योंकि ये ड्यूअल मोनार्की अगर ना लाते, शायद ड्यूअल मोनार्की ना लेके आते, तो ये सब गलती नहीं होती। तो कभी कभी यूपीएससी पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि पानीपत की युद्ध के पीछे जो ड्यूअल मोनार्की है, दोहरी साम्राज्य जो लाया गया, वही एक कारण बनता है इस युद्ध का। तो आप लिख सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ, जी हाँ, यहाँ पे जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें है ये 1526 में लड़ी गई। ठीक है, और सबसे ज्यादा पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, यूज ऑफ आर्टिलरी। देखिएगा कि फौज जो है ना वो सबसे ज्यादा इब्राहिम लोदी के पास थी, लेकिन ज्यादातर जो है वो इतनी ताकतवर थी ही नहीं, और यहां से हो जाता है एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहां पे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है, और यहां पे हो जाती है एमरजेंस ऑफ न्यू मुगल रूल इन इंडिया, और जिसकी शुरुआत जो है फाउंडर बन जाते हैं उसके बाबर। और फिर लंबी कहानी चलती है, फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर तो वो तो हम पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भले ही आर्मी उनके पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बाबर के पास थी, क्योंकि उन्होंने उस समय घुड़सवारी वाला तोफ और बोलते हैं काफी सारे उन्होंने गन्स वगैरह अपने साथ लाए थे, वो इनके पास नहीं थे। अब आपका काम आज क्या रहेगा बेटा,
आज आप एक काम करिएगा कि आप को एक जो डिमांड दी गई है वो ये है, वर्क। राइट डाउन 100 words. First, slave dynasty. Second, खिलजी. थर्ड, आपकी जो रही थी वो थी तुगलक. और उसके बाद आपकी फोर जो है वो है सैयद. और उसके बाद आपकी है लोदी. बस. सेंड योर आंसर. नंबर आपके पास है तो आप उस पर सेंड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.